हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइज हिमाचल। तो स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है, ऑलरेडी मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी तक कंप्लीट करवा चुका हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली देख सकते हैं। तो आज हम इंडियन पॉलिटी का जो है पार्ट 4A में जो आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसे हम बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। तो हिंदी वाले जिसे बोलते हैं मौलिक कर्तव्य, इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये हमारे पार्ट 4A में आता है, तो ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी स्टार्टिंग में जो है ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। स्टार्टिंग में सिर्फ आपके फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे दिए गए थे और जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये दोनों चीज़ें स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन में थी। लेकिन जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। तो क्यों नहीं थी? तो उस समय ऐसा था कि जो हमारे फ्रेमर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने नेसेसरी नहीं समझा इसको, क्योंकि वो देखते थे कि हमने इतना स्ट्रगल किया है पहले, तो हमें ड्यूटी तो ऑलरेडी मालूम है हमें क्या करना चाहिए। हमने इतना कुछ झेला है, हमने इतनी मुश्किल से स्ट्रगल करके ये फ्रीडम पाया है, तो हमारी ड्यूटी तो हर एक को मालूम होगी अपनी कि क्या ड्यूटी है। पर आज के टाइम में जब आप देखते हैं तो वो हम सब भूल गए हैं कि क्या किया गया था, कैसे स्ट्रगल किया, कैसे आज़ादी पाई है। तो वो आज हम डिफरेंट चीज़ देखते हैं। पर उस समय इनको लगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करने की यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को नहीं लाया था। तो ऐसा नहीं है कि देखिए स्टेट लेवल पे जो है ड्यूटीज़ याद दिलाई गई हैं, जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये क्या करती है, ये स्टेट्स को जो है अपना वो एक वो डॉक्यूमेंट तैयार किया है। तो वो स्टेट के लिए ड्यूटी है कि आपको ये चीज़ें परफॉर्म करनी है, आपको काम कैसे करना है। तो इंडिविजुअल लेवल पे लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया। इंडिविजुअल लेवल पे जो है ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो यहाँ पे तो है स्टेट्स के लिए थी ड्यूटीज़ क्या हैं, तो वो तो दर्शाई गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इंडिविजुअल तौर पे जो है ये नहीं बताया गया था। तो ये आया हमारा 1976 का जो था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसको एक और बात, 42 जो सेकंड ये अमेंडमेंट है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, आपको मालूम होगा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी तरीके से पूछा जा सकता है, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट में जो है काफ़ी चेंजेस किए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। उसके बाद जो है स्टार्टिंग में जो थी यहाँ पे 10 जो थी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, और 11th हमने ऐड की थी 2002 के 86th अमेंडमेंट जब हुआ था, उसमें ये एक और ड्यूटी ऐड कर दी गई। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, कौन सी ऐड की गई है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली गई हैं, तो ये हमने यूएसएसआर से ली है। यूएसएसआर का मतलब क्या था उस समय, तो ये हम रशिया को बोलते थे। तो रशिया का विघटन हो, यूएसएसआर का जब विघटन हुआ तो नेम आ गया रशिया का, तो रशिया को ही यूएसएसआर बोला जाता था। और यहाँ पे बाकी ये जो कंट्री हैं, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस जो है, तो यहाँ पे जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है। लेकिन जापान एक ऐसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। और यार बंदे तो मतलब जापानीज़ ही हैं, क्या मस्त बंदे हैं यार ये, मतलब देश के प्रति इतनी तगड़ी ड्यूटी रखते हैं ना ये लोग, मतलब क्या बोलूँ मैं। अगर हम भी जापानीज़ लोगों की तरह अपनी ड्यूटी समझें तो देखिए हमारा देश कहाँ पहुँचता है। आप देख सकते हैं कि जापान ने नागासाकी, हिरोशिमा में बॉम्बिंग वगैरह हुई थी, कितनी मतलब इन्होंने भी स्ट्रगल किया है, लेकिन इतना इन लोगों ने कितना जल्दी जो है अपना डेवलपमेंट किया है वो आप देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक और ज़रूरी क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है आपका, जो है स्वर्ण सिंह कमेटी। तो स्वर्ण सिंह कमेटी थी ये 1976 में जब बनी थी कांग्रेस के सेशन में, तो इसने रिकमेंडेशन रखी थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए। तो ये आपको क्वेश्चन बन जाएगा कि विच कमेटी रिकमेंडेड फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो हमारी थी स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, तो सोना जो दिया गया था ये स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा दिया गया था। ओके, तो ये अलग सेपरेट चैप्टर बनाने की बात की गई थी इसमें, तो ये दिया गया है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, तो ये आप डेट याद रखेंगे। तो उसमें ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी।
उसके बाद पार्ट 4A में दी गई है ये, और आर्टिकल 51A में। पार्ट 4 में आपको मालूम है DPSP था, पार्ट 3 में आपको मालूम है फंडामेंटल राइट थे, पार्ट 2 में आपको मालूम है सिटीजनशिप था, पार्ट 1 में आपको मालूम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी था, राइट। तो पार्ट 4A में इसको रखा गया अमेंडमेंट के, ए का मतलब होता है अमेंडमेंट। तो ओरिजिनली कितनी थी, 10 थी, अब क्या है 11 है, मैंने आपको बताया था। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ एक और बात, यहाँ पे रिकमेंडेशन जो थी, जो स्वर्ण सिंह कमेटी की थी, वो टोटल 8 रिकमेंडेशन उन्होंने रखी थी, लेकिन जो थी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में 2 और ऐड की गई थी, राइट। तो कुछ बातें मान ली गई थी उस कमेटी की, कुछ बातें नहीं मान ली गई थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सी बातें नहीं मानी गई थी। तो पहली बात ये बोलता है कि पार्लियामेंट जो है लॉ बना सकती है इसको इम्पोज करने के लिए, जैसे कि किसी को भी पेनल्टी रख सकती है, किसी को भी पनिशमेंट दे सकती है, जो हमारी पार्लियामेंट है, ओके। अगर कोई इसका हनन करता है, जैसे कि हमारा फंडामेंटल राइट्स थे, फंडामेंटल राइट्स का हनन होता था, वो आप सुप्रीम कोर्ट जाते थे, हाई कोर्ट जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो था रिकमेंडेशन तो दी गई थी कि पार्लियामेंट जो है लॉ बना के जो है इसको पेनल्टी रख सकती है, पनिशमेंट रख सकती है, अगर इसको इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को नहीं निभाया जाए, पर ये बात इनकी नहीं मानी गई। उसके बाद है, अगर मान लो पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया और यहाँ पे पनिशमेंट पेनल्टी कोई भी है, तो मतलब कोई भी कोर्ट जो है इस पर क्वेश्चन नहीं करेगा, ओके। तो ये जो एक बार लॉ बना दिया गया तो कोई भी इस पर क्वेश्चन नहीं कर सकता, ओके। तो ये बात यहाँ पे की गई। तीसरी बात, सबसे अच्छी बात जो ये थी कि ड्यूटी टू पे टैक्सेस, तो यार टैक्स पे करने की हर एक सिटीज़न की ड्यूटी होनी चाहिए। तो ये बात जो थी स्वर्ण सिंह कमेटी में लाई गई थी, काफ़ी अच्छी रिकमेंडेशन लगी मुझे ये। और फंडामेंटल राइट, ये ड्यूटी होनी चाहिए हमारी टैक्सेस पे करने के लिए, तो ये हालांकि इसमें बताया नहीं गया है, तो कोई बात नहीं। तो देख लेते हैं, तो लिस्ट क्या है फंडामेंटल ड्यूटी, ओके। लिस्ट कितनी है, तो आर्टिकल 51A में आती है ये, मैंने आपको बताया पार्ट 4A में। और यहाँ पे देखिए 11 ड्यूटीज़ हैं हमारी। अब पहली ड्यूटी क्या बोलती है, टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्ट इज आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन। तो देखिए यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट करनी है अपने आइडियल्स की, इंस्टीट्यूशंस की, जैसे कि हमारा नेशनल फ्लैग हो गया, नेशनल एंथम हो गया। अभी आपने पीछे देखा होगा कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया था कि जब भी आपका नेशनल सॉन्ग चलता है किसी थिएटर में, तो आपको खड़े होकर उसको सम्मान देना है। तो ये भी हमारी बात हम बोल सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी ए में आती है। दूसरी ड्यूटी क्या बोलती है, चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियाज़ दैट इंस्पायर नेशनल स्ट्रगल। देखिए, जो हमें जिन लोगों ने आज़ादी दिलाई है, तो हमें उनका भी सम्मान करना है, उनकी आइडियोलॉजी का, ठीक है। तो ऐसे लोगों का हमें सम्मान करके चलना है, तो ये बात की गई है सेकंड में। थर्ड बोलता है कि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्जिनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो देखिए, सोवर्जिनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ये बना के रखनी है, ओके। जैसे कि सोवर्जिनिटी का मीनिंग है कि हमारे देश पे कोई हमारा ही हक है, हम कानून बनाएंगे, हम किसी के प्रेशर में आके कोई जो है हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे। तो हमारी अखंडता जो है वो हमारी होनी चाहिए कंट्री की। यूनिटी, भाईचारा जैसे बोलते हैं, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। तो ये सब बातें बोली गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर। टू डिफेंड कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अप। देखिए, अगर मान लो कल को चाइना के साथ बाहर हो जाती है या पाकिस्तान के साथ, ठीक है, तो हमें अपनी ड्यूटी देनी पड़ सकती है अगर हमें बोला जाए। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम देश के लिए लड़ें वहाँ जाके। तो ये भी हमारी ड्यूटी है। वक्त आने पर हमें अपनी जो है क्षमता के अनुसार अपना सेवा देनी होगी अगर हमें बोला जाएगा तो, ओके। फिफ्थ है टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। तो आपस में भाईचारा रखना है, ओके। तो ऐसे नहीं है कि लड़ पड़े एक दूसरे से, हार्मोनी बना के रखनी है, कॉमन ब्रदरहुड। और उसके बाद है प्रोटेक्ट रिच हेरिटेज। तो रिच हेरिटेज जो भी हैं हमारे मोनूमेंट्स वगैरह रहते हैं, तो उनको भी हमने प्रोटेक्ट करके रखना है, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। उसके बाद है प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट। देखिए, फॉरेस्ट, लेक, जो हमारी ये वाइल्ड लाइफ, रिवर्स जो रहती हैं, इन्हें भी हमें प्रोटेक्ट करना है। तो ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी दी गई है। तो ये देखिए कितनी शानदार बात बोली गई है, साइंटिफिक टेम्पर मेंटेन करना है, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। ऐसे नहीं है कि मैं हिंदू तू मुस्लिम तो लड़ पड़े आपस में, तो ये ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अपने सोच समझ के निर्णय लेना है। तो साइंटिफिक टेम्पर एक जनरेट करना है, ह्यूमनिज्म, मानवता रखनी है। ऐसे नहीं कि कुछ भी कर दिया, तो मानवता के अनुसार चलना है। बाकी स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी रखनी है कि यार
कल को आपको देखिए कुछ जो गरीब लोग होते हैं या अनएजुकेटेड लोग होते हैं, उन्हें भेला फुसला कर जो है कुछ भी बोल दिया जाता है नेताओं के द्वारा, तो वो मान लेते हैं उस बात को। तो ऐसा नहीं है कि थोड़ी स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी रखनी है कि क्या ठीक है क्या गलत है, इसकी थोड़ी समझ होनी चाहिए। तो ये सब बातें जो हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में दी गई हैं ऑलरेडी। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड द एब्ज्योर। देखिए पब्लिक प्रॉपर्टी अब कहाँ, जैसे आपके पार्क वगैरह होते हैं जो पब्लिक प्रॉपर्टी, से हम पब्लिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। देखिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आते हैं ना ये, तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसे भी हमें सेफ गार्ड करके रखना है। और जो वायलेंस है इसको हमें छोड़ना है, वायलेंस नहीं क्रिएट करना है। ओके, तो ये बात बताई गई है। आगे बोलता है टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशनल कॉन्स्टेंटली राइजिंग टू हायर लेवल। देखिए हमें हमेशा जो है एक्सीलेंस की ओर भागना है। ओके, कंट्री को एक समृद्ध बनाना है, तो अच्छे काम करके, अच्छी पढ़ाई करके, तो हमें हमेशा अपनी अचीवमेंट्स को पूरा करना है, हमें आगे बढ़ना है। ओके, कंट्री को एक हायर लेवल पे पहुंचाना है, तो इसके लिए भी हमें कोशिश करते रहना चाहिए। उसके बाद ये है, ये जो के वाली है लास्ट वाली, ये ऐड की गई थी 86th अमेंडमेंट के थ्रू। तो ये क्या थी, अपॉर्चुनिटीज़ टू फॉर एजुकेशन टू द हिज चाइल्ड एंड वार्ड फॉर 6 से, देखिए 6 से 14 साल के बच्चे के लिए जो है कंपलसरी एजुकेशन रखना है, तो ये आपकी ड्यूटी है। 6 से साल के लिए ये आपकी ड्यूटी है 14 साल तक। ओके, देखिए हमने देखा था कि 6 साल तक ऑलरेडी बात की गई है डीपीएसपी में, अब यहाँ पे बात की गई है 6 से 14 तक की, तो ये जो है हमने कवर कर लिया। ओके, तो डीपीएसपी में कहाँ तक बात की गई थी, ये 6 तक बात की थी, 0 से लेके मतलब 1 से लेके 6 तक, 6 साल के बच्चे के लिए जो है एजुकेशन जो है जो भी है प्रोवाइड करवाना। तो यहाँ पे 6 से 14 की बात की गई है इसमें अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। ओके, तो ये हमने बात की। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखिए डीपीएसपी की तरह ये है नॉन जस्टिशिएबल है, जैसे कि फंडामेंटल राइट है आपके हनन हो जाए तो चले जाते हो सुप्रीम कोर्ट में, तो यहाँ ऐसा नहीं है, तो ये नॉन जस्टिशिएबल है, जैसे कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे। तो पार्लियामेंट जो है लॉ बना सकती है, पार्लियामेंट जो है लेजिस्लेशन करके यहाँ पे इसके संदर्भ में जो है लॉ बना सकती है, तो ये पार्लियामेंट को यहाँ पे पावर दी गई है। तो ये भी आपने याद रखना है कि पूछ लिया जाता है कि किसके पास पावर है ये इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो पार्लियामेंट जो है लॉ के द्वारा इसे कोई भी लेजिस्लेशन करके इम्प्लीमेंट कर सकती है। चलो अब देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है, विशेषता क्या है इसकी फंडामेंटल राइट्स की। तो ये बात करता है, देखिए ये एक रिमाइंडर है कि याद दिलाने के लिए सिटीज़न को कि आप जो फंडामेंटल राइट्स जो है उसको जो है एंजॉय कर रहे हो, तो आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं आपके सोसाइटी के प्रति, सिटीज़न के प्रति, आपकी खासकर आपकी कंट्री के प्रति, तो उसे भी आपको फॉलो करके चलना है, तो ये इसमें बताया गया है। तो वार्निंग अगेंस्ट जैसे एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ रहती हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ फ्लैग, तो इनका भी जो है इनके अगेंस्ट भी वार्निंग है, आपको ऐसा नहीं करना है, ये आपकी ड्यूटी नहीं है। ओके, और प्रमोट द सेंस ऑफ डिसिप्लिन कमिटमेंट, ठीक है, एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन होना चाहिए जनता के लिए। ओके, तो ये भी जो है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की एक सिग्निफिकेंस है। हेल्प द कोर्ट, देखिए ये कोर्ट्स को भी हेल्प करता है कि अगर आपने जो भी लॉ बनाया है आपके कानून के अनुसार है या नहीं है, तो उसमें भी जो है कोर्ट्स की हेल्प करता है। ओके, अगर कानून के अनुसार नहीं है तो क्या सुप्रीम कोर्ट हमारा क्या करता है, वो उसे नल एंड वॉइड करार दिया जाता है कि ये साइड में रख दो इसको, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार नहीं है, तो उसमें भी ये जो है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं उनके लिए हेल्प प्रोवाइड करवाती हैं। उसके बाद है दे आर एनफोर्सेबल लॉ, देखिए लॉ के थ्रू जो है, देखिए पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कोई भी लॉ बना के जो है इसके लिए आपको पनिशमेंट दे सकती है, पेनल्टी दे सकती है किसी भी बात के लिए, अगर आप इस ड्यूटी को वो फॉलो ना करें, लेकिन आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है। तो ये जो है हमारी ज़रूरी बातें हैं। एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कई बार पूछ लिया जाता है यूपीएससी एग्ज़ाम तक के लेवल का कि उस समय लॉ मिनिस्टर कौन था जब ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनाई गई थी, तो HR गोखले जी जो थे इनका नाम था, तो ये लॉ मिनिस्टर थे उस टाइम। और एक और बात, उस टाइम थी इंदिरा गांधी की सरकार थी, और ये आपको समझ आ जाना चाहिए कि आपकी डेट जब है 1976, तो ये कब की डेट है, तो ये डेट है एमरजेंसी की, उस समय एमरजेंसी लगी हुई थी कंट्री में, तो एमरजेंसी का टाइम था 1975 से लेके 77 तक का, ठीक है। और किसकी गवर्नमेंट थी उस समय 77 में, तो मोरारजी देसाई की आ गई थी, ठीक है, मोरारजी देसाई, तो ये आप नाम याद रखेंगे।
ओके, तो 1977 में मोरारजी देसाई बन गए थे, जो जनता दल के थे, ठीक है, जनता पार्टी के थे, सॉरी जनता पार्टी थी पहले, बीजेपी नाम नहीं था पहले, पहले जनता पार्टी थी, तो मोरारजी देसाई थे उसके पहले प्रधानमंत्री। तो उसी टाइम में जो है इमरजेंसी ख़त्म हुई थी 1977 में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।